मॉनसून की बरसात धीरे धीरे थम चुकी थी। हवा में अब भी एक मीठी सी गंध बची हुई थी, जो बारिश की पिटारी मिट्टी की खुशबू लिए हुए थी। सूरज की तीखी किरणें बादलों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। मुंबई की व्यस्त सड़कों से दूर एक छोटे से शहर में रहते थे तीन दोस्त, राहुल, मीरा और आर्या। वे तीनों कॉलेज के दिनों से ही घुमक्कड़ी के दीवाने थे। नई नई जगह देखना, उनकी संस्कृति और कहानियों को जानना उनके रोमांच का कारण था। कुछ समय पहले ही उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई थी। अब उन्हें नौकरी की तलाश शुरू करनी थी, पर इससे पहले वे एक लंबे सफर पर जाने का प्लान बना रहे थे। उनके सपनों की मंजिल थी गोवा। गोवा के सुनहरे समुद्र तट, लहराती हथेलियों के पेड़, रंगीन पार्टियां और रातों की चहल पहल, इन सब के बारे में सुनकर वे तीनों बेताब हो उठे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। शुक्रवार की सुबह सूर्योदय से पहले ही वे तीनों तैयार होकर खड़े थे। उनकी पुरानी नीले रंग की मारुति 800 कार सामान से लदी हुई थी। राहुल गाड़ी चलाने में सबसे माहिर था, इसलिए स्टीयरिंग वही संभाल रहा था। मीरा ने नेविगेशन ऐप चालू किया और आर्या पीछे की सीट पर गाने बजाकर माहौल बना रही थी। उनके चेहरों पर बेपनाह खुशी झलक रही थी। मुंबई गोवा हाईवे पर निकलते ही उनके उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। हवा के झोंके खुले बालों को सहला रहे थे। दूर तक फैले हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो रहा था। कार की रफ्तार तेज थी, पर उनके उत्साह को मात देने वाला कुछ नहीं था। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, सफर की कहानियां बना रहे थे और बीच बीच में रुककर खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से ढाबे पर चाय पी और कुछ स्नैक्स लिए। ढाबे के बाहर खड़े पेड़ों पर रंग-बिरंगे पंछी चहचहा रहे थे। आसपास का वातावरण इतना शांत था कि उन्हें लगा जैसे वे शहर की भागदौड़ से कोसों दूर आ गए हैं। दोपहर के करीब वे एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ा आराम किया और लंच किया। शाम ढलने से पहले ही वे फिर से हाईवे पर निकल पड़े। राहुल गाड़ी चला रहा था, मीरा थककर सो गई थी और आर्या नेविगेशन ऐप देखकर राहुल को रास्ता बता रही थी। तभी सामने से आती हुई एक ट्रक की तेज रोशनी के बाद कुछ सेकंड के लिए उन्हें सड़क साफ दिखाई नहीं दी। राहुल ने गाड़ी को थोड़ा धीमा किया और अचानक सड़क के किनारे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। धूप से झुलसा हुआ उस आदमी के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सड़क के किनारे खड़े उस अजनबी आदमी को देखते ही राहुल के मन में सहानुभूति जागी। आदमी की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह काफी दूर से पैदल चलकर आया है। शहर से काफी दूर होने के कारण उन्हें यह भी लगा कि शायद कोई गाड़ी न मिले और आदमी को काफी देर तक इंतजार करना पड़े। राहुल ने मीरा को जगाया और पूछा, क्या हम इस आदमी को लिफ्ट दें? मीरा ने नींद से भरी आंखों से आदमी को देखा और कहा, पर राहुल, गाड़ी पहले से ही सामान से भरी हुई है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पीछे की सीट पर थोड़ी सी जगह तो हो ही जाएगी। आखिरकार इंसानियत तो निभानी चाहिए। आर्या भी राहुल की बात से सहमत थी। उसने कहा, हाँ राहुल, ठीक कह रहे हो। चलो उसे लिफ्ट दे देते हैं। राहुल ने गाड़ी रोकी और आदमी को लिफ्ट देने का इशारा किया। आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर भी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आया। उसने ज्यादा बातचीत नहीं की। गाड़ी में बैठने के बाद भी वह खामोश रहा। उसकी गहरी आंखों में एक अथाह उदासी छाई हुई थी। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरे पर थकान के ऐसे काले घेरे थे जो बता रहे थे कि वह काफी समय से चल रहा है। राहुल ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जहां रास्ता ले जाए। उसका जवाब सुनकर तीनों दोस्तों को थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। मीरा ने पूछा, अरे नहीं,
आपका कोई ठिकाना तो होगा? आदमी ने सिर हिला दिया और फिर से चुप हो गया। राहुल ने आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वे फिर से हाईवे पर चल पड़े। कार की रफ्तार बढ़ने के साथ ही पीछे की सीट से एक अजीब सी खामोशी उन्हें असहज करने लगी। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, पर बीच बीच में वे आदमी की तरफ भी देख लेते थे। हर बार देखने पर उन्हें लगता कि वह अपनी किसी दूर की खोई हुई याद में खोया हुआ है। अचानक आर्या ने कहा, राहुल, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। राहुल ने रियरव्यू मिरर में देखा। मिरर में पीछे की सीट खाली नजर आ रही थी। उसने सोचा शायद आदमी लेट गया है। मगर मीरा ने चौंकते हुए कहा, नहीं राहुल, वो तो वहीं बैठा हुआ है। राहुल ने फिर से रियरव्यू मिरर में देखा। इस बार भी सीट खाली थी। उसने सोचा शायद गाड़ी की रफ्तार की वजह से उसे धुंधला दिख रहा है। कुछ देर बाद आर्या ने फिर वही बात दोहराई। इस बार राहुल ने कार को किनारे रोका और पीछे मुड़कर देखा। आदमी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह देखकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कार को किनारे रोककर आदमी को देखने के बाद तीनों दोस्तों का मन बेचैन हो गया था। आदमी की अजीब सी मुस्कान और रियरव्यू मिरर में कभी दिखना, कभी गायब हो जाना उन्हें परेशान कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद राहुल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और वे आगे बढ़ गए। मगर अब सफर का मजा खराब हो चुका था। उनकी बातचीत कम हो गई थी और हर कोई अपने मन में चल रहे सवालों से जूझ रहा था। शाम ढलने के साथ ही सूरज लालिमा लिए पश्चिम की ओर ढलने लगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। एक सुनसान ढाबे के पास उन्होंने गाड़ी रोकी। थोड़ा आराम करने और चाय पीने का उनका मन बना। ढाबे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। वातावरण थोड़ा अजीब था, मानो वहां की हवा में भी कोई रहस्य छिपा हो। चाय पीकर वे वापस गाड़ी की तरफ लौटे। मीरा ने पीछे की सीट पर बैठते ही एक अजीब सी हरकत महसूस की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को छुआ है। वह चीख पड़ी, मुझे किसी ने छुआ। राहुल और आर्या चौंक गए। उन्होंने पीछे की सीट पर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वही अजनबी आदमी शांत बैठा हुआ था। मीरा घबराई हुई थी। उसका कहना था कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। मगर राहुल और आर्या को भी अब यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात होते ही उन्होंने एक छोटे से शहर में होटल ढूंढ लिया। कमरा साफ सुथरा था, पर किसी अज्ञात कारण से उन्हें वहां भी एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। होटल के कमरे में थोड़ा समय बिताने के बाद वे रात का खाना खाने के लिए निकले। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय भी उन्हें पीछे से किसी की नजर पड़ने का भ्रम होता रहा। रात को सोने का समय आया। मीरा और आर्या एक ही बेड पर सोईं, जबकि राहुल फर्श पर सो गया। रात के करीब 2 बजे मीरा की नींद अचानक टूट गई। उसने आर्या को जगाया और कहा, आर्या, मुझे फिर वही महसूस हो रहा है। आर्या भी नींद से चौंक कर उठी। कमरे में अंधेरा था। उन्होंने राहुल को जगाया और लाइट जलाने के लिए कहा। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, तीनों दोस्तों की चीख निकल गई। उनके सामने खड़ा था वही अजनबी आदमी, जिसका चेहरा अब तक उन्हें धुंधला दिखाई देता था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कमरे में इतनी जल्दी कैसे आया, यह सवाल उनके दिमाग में कौंधता रहा, पर डर के मारे वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कमरे में अचानक से उस अजनबी आदमी को देखकर राहुल, मीरा और आर्या दहशत में आ गए। उनकी चीखें पूरे होटल में गूंज उठीं। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर के मारे तीनों दोस्त एक दूसरे से सट गए। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा,
तुम कौन हो और कमरे में कैसे आए? आदमी रुका और उनकी ओर देखते हुए बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने लिफ्ट दी थी। उसकी आवाज भारी और बेजान थी। उसकी बात सुनकर राहुल को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा शायद वो उनकी तरफ कोई गलत हरकत करने नहीं आया है। मगर मीरा और आर्या अभी भी सहमी हुई थी। आर्या ने कांपते हुए पूछा, पर आप रात के 2 बजे हमारे कमरे में कैसे आ गए? आदमी ने एक उदास मुस्कान बिखेरी और कहा, कुछ रास्ते सीधे नहीं होते, उन्हें थोड़े बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसका जवाब किसी पहेली की तरह था जिसे समझ पाना मुश्किल था। राहुल ने फिर पूछा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? हमने तो आपको लिफ्ट दी थी। लिफ्ट? आदमी ने मानो अपने आप से ही बुदबुदाया, हाँ, लिफ्ट। मगर मेरा सफर तो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। तभी अचानक आदमी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, चलो, अब चलना होगा। उसका हाथ ठंडा था, मानो किसी मृत शरीर का हाथ हो। तीनों दोस्त पीछे हटे। उन्हें लगा शायद यह कोई भयानक सपना है। उसी समय होटल के रिसेप्शन से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। शायद उनकी चीखें सुनकर होटल स्टाफ आया था। अजनबी आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा और एक पल के लिए रुका। फिर, मानो कुछ सोचकर, वह तेजी से खिड़की की तरफ गया। खिड़की खुली नहीं थी, पर वह अचानक से हवा में गायब हो गया। मानो हवा उसे अपने साथ बहा ले गई हो। कुछ ही सेकंड बाद होटल का स्टाफ दरवाजा खोलकर कमरे में घुसा। उन्होंने तीनों दोस्तों को सहमे हुए पाया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। राहुल ने लिफ्ट दी गई अजनबी आदमी के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह अचानक से कमरे में कैसे आया और फिर गायब हो गया। होटल स्टाफ उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि कमरे का दरवाजा और खिड़की दोनों बंद थी। रात के 2 बजे किसी के अंदर आने या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने राहुल, मीरा और आर्या को शांत रहने के लिए कहा और उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। मगर तीनों दोस्तों के दिमाग में सवालों का जाल उलझ चुका था। वह अजनबी आदमी कौन था? वह उनका पीछा क्यों कर रहा था? और रात के 2 बजे बंद कमरे में आखिर आया कैसे? ये सवाल उन्हें परेशान किए जा रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने होटल से चेक आउट कर लिया। गोवा पहुंचने की उनकी खुशी अब खौफ में बदल चुकी। होटल के कमरे में हुई भयानक घटना के बाद राहुल, मीरा और आर्या बुरी तरह सहमे हुए थे। उनके मन में डर का साया जम चुका था। सुबह होते ही उन्होंने जल्दी से जल्दी होटल से चेक आउट कर लिया। गोवा पहुंचने की उनकी खुशी अब खौफ में बदल चुकी थी। रात भर वे सो नहीं पाए थे। उनके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहे थे, अजनबी आदमी कौन था? वह उनका पीछा क्यों कर रहा था? और बंद कमरे में आखिर कैसे आया? होटल से निकलने के बाद वे सीधे रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में किसी ढाबे पर रुकने या खाने पीने का उनका मन नहीं कर रहा था। बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्द से जल्द गोवा पहुंचकर वहां से वापस अपने शहर लौट जाएं। हर पल उन्हें लगता रहता कि कहीं पीछे से वह अजनबी आदमी उनका पीछा न कर रहा हो। समुद्र तटों की खूबसूरती, लहराते हुए हथेलियों के पेड़, रंगीन पार्टियां, जिन चीजों का सपना देखकर वे इतने उत्साहित थे, अब उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रही थीं। दोपहर के करीब वे गोवा की सीमा में दाखिल हुए। मगर जैसे ही उन्होंने गोवा के बोर्ड को पार किया, एक अजीब सी घटना घटी। उनकी कार अचानक से रुक गई। राहुल ने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी किसी भी तरह से चालू नहीं हो रही थी। उन्होंने बोनट खोलकर इंजन को चेक किया, पर उन्हें कोई खराबी नहीं दिखी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सुनसान सड़क पर अचानक से कार का रुक जाना उनकी घबराहट को और बढ़ा रहा था।
मीरा ने घबराते हुए कहा, शायद ये भी उसी आदमी की कोई चाल है। आर्या ने भी सहमति जताई, हाँ, हो सकता है। उसने हमें यहीं रास्ते में रोकने की कोशिश की हो। राहुल को भी ऐसा ही लगने लगा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी मैकेनिक को बुलाना ही बेहतर होगा, मगर यह सुनसान इलाका था। आसपास कहीं कोई ढाबा या दुकान भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद उन्हें दूर पेड़ों के झुरमुट के पास एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वे तीनों उम्मीद की किरण जगाकर झोपड़ी की तरफ चल पड़े। धूप की तपिश तेज हो चुकी थी। पसीने से तरबतर होकर वे किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी पुरानी और जर्जर सी दिख रही थी। दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे। कुछ देर झिझकने के बाद राहुल ने साहस करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर से आवाज लगाई। तभी झोपड़ी के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? आवाज एक बूढ़े आदमी की लग रही थी। राहुल ने बताया कि उनकी कार खराब हो गई है और क्या उन्हें कोई मदद मिल सकती है। कुछ देर बाद झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए बाहर निकला। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ी थीं। उसने उनकी कार के बारे में पूछा और फिर उनके चेहरों को गौर से देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने सोचा कि शायद यह बूढ़ा आदमी उनकी मदद कर सकता है। उसने बताया कि कार अचानक से रुक गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। बूढ़े आदमी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, फिर अपनी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाए हुए बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी तो नहीं ठीक कर सकता, पर तुम्हें जो परेशानी हो रही है उसकी वजह शायद मैं बता सकता हूं। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्तों के कान खड़े हो गए। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, जिस अजनबी आदमी को तुमने लिफ्ट दी थी वह दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी। यह सुनकर उनकी सांसें थम गईं। मीरा कांपती हुई बोली, भभूत? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, भूत। वह आदमी अपनी जिंदगी में गोवा जाने का सपना देखता था, मगर रास्ते में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब वह अधूरे सफर के साथ हमेशा के लिए बंधा हुआ है। उसने आगे बताया कि वह अक्सर इसी रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकता है, ये सोचकर कि कोई उसे गोवा पहुंचा देगा, पर हर बार उसे निराशा ही होती है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राहुल, मीरा और आर्या दहशत में आ गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने पिछले दिनों अनुभव किया था वह सब सच था। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तो फिर उसका क्या होगा? क्या वह हमेशा इसी तरह भटकता रहेगा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। उस भटकती आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब वह गोवा पहुंचकर अपना सफर पूरा कर ले। उसने आगे बताया कि ऐसा करने के लिए तुम्हें उस आत्मा को अपनी गाड़ी में बिठाकर गोवा ले जाना होगा। राहुल, मीरा और आर्या एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भूत को गाड़ी में बिठाकर गोवा ले जाना, यह सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। मगर बूढ़े आदमी की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने उस अजनबी आदमी को लिफ्ट दी थी और अब उसकी आत्मा को शांति दिलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे। बूढ़े आदमी ने उनकी हिम्मत की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसने उन्हें बताया कि रात के 12 बजे जब घड़ी बजने लगे तो उस अजनबी आदमी की आत्मा फिर से सड़क पर दिखाई देगी। उन्हें उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर गोवा ले जाना होगा। राहुल, मीरा और आर्या डर के मारे सहमे हुए थे, पर अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस अपनी खराब कार की तरफ चल पड़े। सूर्यास्त हो चुका था। आकाश में लालिमा छा गई थी।
वे जानते थे कि उनके सामने एक भयानक रात है, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे दिन वे डर और बेचैनी के साथ गुजारे। हर पल उन्हें लगता था कि कहीं पीछे से वह अजनबी आदमी उनका पीछा न कर रहा हो। शाम ढलते ही उन्होंने बूढ़े आदमी की झोपड़ी के पास डेरा डाल दिया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आसपास सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। डर के मारे वे तीनों दोस्त एक दूसरे के पास बैठे कांप रहे थे। हर घड़ी की टिक-टॉक उनकी घबराहट को बढ़ा रही थी। आखिरकार घड़ी की सुइयां 12 बजे पर आकर रुक गईं। एक भयानक खामोशी के बाद अचानक से हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। और फिर धीरे धीरे उस अजनबी आदमी की आत्मा सड़क पर दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल, मीरा और आर्या डर के मारे कांपने लगे, मगर उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस आत्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बैठते ही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने डरते हुए स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी गोवा की तरफ चल पड़ी। राहुल, मीरा और आर्या उस भयानक आत्मा को गाड़ी में बिठाकर रात भर गोवा की तरफ ड्राइव करते रहे। गाड़ी का वातावरण अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। पीछे की सीट से कोई आहट नहीं आ रही थी। सिर्फ हवा चलने की सरसराहट और रास्ते की अनिश्चितता उन्हें डरा रही थी। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या वे वाकई उस आत्मा को गोवा पहुंचा पाएंगे? पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सूरज की पहली किरणें पूर्व दिशा में क्षितिज पर दिखाई देने लगीं। अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और आसपास का वातावरण थोड़ा सा उजाला हो गया। राहुल को राहत की सांस आई। रात काट चुकी थी और वे गोवा के करीब पहुंच चुके थे। गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए उसने सोचा कि शायद उनकी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन उनकी राहत कायम न रह सकी। जैसे ही वे गोवा की सीमा के कुछ किलोमीटर पहले ही एक सुनसान इलाके में दाखिल हुए, गाड़ी में अचानक से एक भयानक हलचल मची। पीछे की सीट से खौफनाक चीखें और चीत्कार की आवाजें आने लगीं। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भयानक चीज की लग रही थी। राहुल ने सहज रूप से गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर गाड़ी मानो किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में आ गई थी। स्टीयरिंग बेकार हो गया और गाड़ी तेज रफ्तार से एक पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। चीख पुकार के साथ राहुल, मीरा और आर्या ने अपनी सीटों से कूदने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ। एक भयानक धमाके के साथ गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा गई। धातु के चीखने और टूटने की आवाजें गूंजी। दुनिया उनके सामने अंधेरी हो गई। जब उनकी होश आया, तो उनके आसपास सिर्फ सन्नाटा था। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। चारों तरफ जंगल का माहौल था। पेड़ों की टहनियां टूटी हुई थीं, जो दुर्घटना की गंभीरता को बयां कर रही थीं। हवा में खून की एक हल्की सी गंध थी। राहुल ने डरते हुए धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। बाहर निकलकर उसने सबसे पहले मीरा और आर्या को ढूंढना चाहा। वो गाड़ी के पास ही जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनके शरीर ढेर सारे खून से लथपथ थे। उनकी नब्ज टटोलने की हिम्मत भी राहुल में नहीं थी। उनकी चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह समझ गया था कि अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं रहीं। आंसुओं से अंधा हुआ राहुल किसी तरह गाड़ी से दूर हट गया। तभी उसे पीछे से एक हाथ पकड़ने का एहसास हुआ। वह चीख उठा, यह सोचकर कि कोई और राक्षस उसका पीछा कर रहा है। लेकिन पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक खौफनाक चेहरा वाला आदमी खड़ा है। वही अजनबी आदमी जिसे उन्होंने लिफ्ट दी थी। उस आदमी की आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल समझ गया था कि ये सब उसी की करतूत है। अजनबी आदमी ने धीरे धीरे राहुल को पेड़ की तरफ खींचना शुरू किया। राहुल ने छूटने की पूरी कोशिश की,
मगर वह घायल था और अजनबी आदमी बहुत ताकतवर था। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अजनबी आदमी ने राहुल को जोर से धक्का दिया। राहुल एक ऊंची चट्टान से टकराया और नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो आसपास अंधेरा हो चुका था। जंगल की रात खौफनाक आवाजों से भरी हुई थी। राहुल के शरीर में तेज दर्द उठ रहा था, मगर डर इतना था कि वह हिल भी नहीं सकता था। उसने मीरा और आर्या को पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट ही आई। उसे पता था कि वे दोनों अब वापस नहीं आएंगी। उसने अजनबी आदमी को ढूंढने की कोशिश की, मगर जंगल के अंधेरे में उसका कुछ पता नहीं चला। राहुल अकेला था, डरा हुआ था और जख्मी था। कुछ देर बाद उसे दूर से पेड़ों के बीच जलती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। आंखें लाल थीं और खौफनाक तरीके से चमक रही थी। उस डर से राहुल की चीख निकल गई। वह समझ गया था कि शायद ये जंगल का कोई खतरनाक जानवर है जो अब उसका शिकार करेगा। वह चीखता चिल्लाता रहा, मगर उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो गईं। आखिर में धीरे धीरे उसकी आवाज भी कमजोर पड़ती गई और फिर पूरी तरह से खामोश हो गई। सुबह के उजाले में जंगल के पेड़ों के बीच सिर्फ एक क्षतिग्रस्त गाड़ी और उसके आसपास खून के धब्बे बचे थे। राहुल, मीरा और आर्या के साथ गोवा का उनका सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया था।